प्यारे बच्चों, क्या हाल है तुम्हारा। तो अब हम लोग पढ़ाई जब शुरू किए हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अब जनरेट हो रहा होगा। तो मैं डे 1 से बोल रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी है बच्चों, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकती है कि हमें पढ़ाई मिल रही है और हम घर में आराम से बैठे और अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एकदम अच्छे से करते जाइए। हम लोग देखो रूटीन के एकदम फॉलो कर रहे हैं। हम लोग वीक में जैसा कि मैं बोला था आपको कि हम लोग 5 डेज मिलेंगे, वो भी 12-15 पे 12-15। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप 12-15 पे जैसे क्लास में आप आते थे वैसे ही 12-15 पे वीडियो को देख लो। और कभी कभार जैसे देखो अभी क्या हो रही है ना, बारिश हो रही है तो नेटवर्क की समस्या हो सकती है ना। तो कोई बात नहीं, अगर मान लो कभी किसी दिन अगर प्रॉब्लम हुई भी तो 1-2 घंटा लेट हो सकता है, लेकिन अपने को एक बार चेक तो कर लेना है कि 12-15 पे हमारा लेक्चर आया कि नहीं। और इसके लिए बहुत कुछ करना तो है नहीं, आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको आप दबा दीजिए। ओके बच्चों, चलो। और इसके अलावे आप डाउट्स पूछो। अगर जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं, अगर कहीं दिक्कत है तो अपने फोन से उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन अगर मान लो वहां चैट से ही मैं बहुत क्वेश्चन का आंसर कर दे रहा हूं, जो भी मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस मैं चैट से ही कर दे रहा हूं, मतलब अलग से बोर्ड पे आने की, क्योंकि छोटा छोटा लोगों को कंफ्यूजन होता है तो मैं उन चैट से रिप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आप मैसेज करेंगे और अगर चैट से ही रिप्लाई करने लायक होगा तो मैं कर दूंगा, और यदि मुझे यहां आके बोलना होगा तो मैं यहां आके बोल दूंगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहो और खुश रहना चाहिए, एकदम आराम से रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मौसम भी देखो कितना बढ़िया हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तो मजा लो और पढ़ाई करो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर जो अपना था वो रेट ऑफ चेंज के ऊपर था। मैंने बोला आपको आप उसको ना ध्यान से कम 2 से 3 बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज एक ऐसी चीज है जो आपको कैलकुलस में ग्राफ भी जब लोग सॉल्व करेंगे वहां भी आपको काम आएगी। और हर एक टॉपिक में आपको रेट ऑफ चेंज के ऊपर कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाई करनी है ना। तो उसको आप अच्छे से पढ़ो, और अगर आपको उसमें से जो नहीं समझ में आएगा कुछ आएगा तो आप मेरे को बोलना, मैं फिर बता दूंगा। और ऐसे आप वीडियो भी रिवाइंड करके पढ़ सकते हो, क्योंकि जो चीज मैं एक बार बोल रहा हूं आप चाहो तो 10 बार सुन सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, अब तब भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को पूछो डाउट, ठीक है। तो शुरू करें आज की पढ़ाई। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बेसिक टर्म्स का हमारा आज का आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद हम लोग सीधा कैलकुलस मैथ पे पहुंच जाएंगे। तो आज मैं कुछ टर्म्स आपको डिस्कस करूंगा, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहला लेक्चर से देखेंगे, ना कि आज से देखेंगे, तभी उन्हें समझ में आएगा। तो आप ओरिएंटेशन क्लास से लेके यहां तक, ये हमारा जो है 6th वीडियो होगा, शायद 6th ही है, शायद 6th ही होगा, तो 6ठा वीडियो होगा। तो आप बाकी को भी आप देखते रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो, तो आज मैं जो कुछ टर्म्स आपके सामने डिस्कस करूंगा, दरअसल वो फिजिक्स के ही टर्म्स हैं जो हमें मोशन में पढ़ना है। आगे चल के एक चैप्टर आएगा मोशन, वहां पे हमें उसे पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग एडवांस में इसको यहां इसलिए देखेंगे ताकि हम लोग जब फिजिक्स में अभी जब मैथ पढ़ रहे होंगे कैलकुलस, तो वहां फिजिक्स के टर्म्स में यूज कर सकूंगा। जैसे मैं देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो कहीं पे लिखा हुआ रहेगा y = 4x+3। अब ये देखने में ना थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स हो गया। अगर मान लो इस y के जगह वेलोसिटी होता, x के जगह टाइम होता तो ज्यादा मजा आता, वेलोसिटी की जगह फोर्स होता। तो कहने का मतलब है कि ये y x तो एक जो टर्म है वो मैथमेटिक्स का है। अगर हम यहाँ फिजिक्स के टर्म्स को अगर इस बीच में रखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो दरअसल मैं ये जो टर्म्स मैं भी बताऊंगा वो इसलिए ताकि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ढंग से समझ पाओ, ओके। लेकिन ये टर्म्स आपको फिर आगे मैं अच्छे से बताऊंगा। जैसे भी मैं अभी आपको क्या बताने वाला हूं, आज 6 टर्म मैं डिस्कस करूंगा। देखता हूं कितना लंबा जाता है, अगर मुझे लगता है कर लेंगे हम लोग। तो पहला टर्म होगा हम लोग का पोजीशन, दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा होगा डिस्टेंस, चौथा होगा वेलोसिटी, पांचवा होगा एक्सेलरेशन। उसके बाद थोड़ा फोर्स के बारे में बोलूंगा, थोड़ी सी बात हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में करेंगे। लेकिन ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है, तो अभी मैं थोड़ा छोटा सा बता दूंगा ताकि मैं जब बीच में यूज करूं
तो आप कंफ्यूज ना करो। ओके, समझ में आ गई बात? चलो तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पोजीशन। और याद रखिएगा, फिर मैं बार बार ये बोल रहा हूं, ये पोजीशन अपने को फिर आगे पढ़ना है मोशन में बहुत डिटेल में, या तो हम लोग शॉर्टकट में इन चीजों को सीख रहे हैं। समझ गए बच्चे? ठीक है, तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं। पहला टर्म लिखेंगे हम लोग पोजीशन। पहला नहीं, मतलब जो आप शुरू से नंबरिंग करते आ रहे हो, तो मेरे आई डोंट नो कि क्या नंबरिंग थी, आप बस टर्म लिखो पोजीशन। ठीक है दोस्तों, पोजीशन। तो चलो अब देखते हैं कि पोजीशन होता क्या है। तो जरा समझो कि पोजीशन का मतलब क्या हुआ। फिजिक्स में पोजीशन का मतलब क्या हुआ। ऐसे डे टू डे लाइफ में भी हम लोग पोजीशन वर्ड का यूज करते हैं। पोजीशन शब्द जो है फिजिक्स में, जहां तक फिजिक्स की बात आती है, पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन, किसी चीज की लोकेशन बताना। जैसे देखो, तुमसे अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड कहां है, तो तुम क्या करते हो? किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते हो, किसी स्टेट का नाम लेते हो, किसी कंट्री का नाम लेते हो, किसी कॉन्टिनेंट का नाम लेते हो, है ना? लेकिन या विलेज का नाम लेते हो। तो मेरा क्या कहना है ना दोस्त, कि मेरा कहना है कि जब बात फिजिक्स में पोजीशन की आएगी, मान लो सिंपल सी बात है, एक पार्टिकल यहां पे, सुनते रहना, चीजों को एकदम क्लियरिफाई में कर दूंगा। मान लो पॉइंट पी यहां पे, अब तुमसे पूछा जाए कि इसकी पोजीशन क्या है, तो आप तो कंफ्यूज, क्योंकि अब यहां ना जिला है, ना देश है, ना राज्य है, तो हम इसकी लोकेशन कैसे बताएंगे, है ना? इसकी लोकेशन हम कैसे बता सकते हैं? तो बहुत अच्छा जरिया फिजिक्स में बनाई गई है, वो जरिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको लेके तुम में से कुछ ने डाउट पूछा था, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बच्चों हमने सेलेक्ट किया था? फर्स्ट ऑब्जर्वर, उसके हाथ में स्टॉप वॉच, जो कि मेरे हाथ में आज घड़ी नहीं है, मैंने नहीं पहना, भूल गया, लेकिन आप मान के चलो स्टॉप वॉच होता है। ऑब्जर्वर, स्टॉप वॉच एंड एक्सिस, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट। अगर ये सारी चीज होंगी तब जाके आप किसी पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन कर पाओगे। पोजीशन मतलब लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। अब देखो ये पॉइंट पी है, तो तुम पूछे कि इसकी पोजीशन क्या है, तो तुम जो पूछोगे कि इसकी पोजीशन क्या है, किसी से तो पूछोगे, और जिससे पूछोगे उसका नाम होगा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर मान लो है यहां पे, कहीं भी ऑब्जर्वर हो सकता है, ये है ऑब्जर्वर। अब ये कौन है बच्चों? ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर ने कहा अच्छा मेरे से पूछा जा रहा है पोजीशन कहां है, तो तुरंत क्या कहेगा, जहां वो है वहां पे वो एक्सिस ड्रॉ कर देगा। अब देखो उसने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख दिया एक्स एक्सिस, उसकी मर्जी है, इसका नाम रख दिया वाई एक्सिस। ओके, अब एक्सिस रखने के बाद वो कोऑर्डिनेट्स भी पुट कर दिया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। और इधर भी पुट कर दिया उसने, मान लो 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ओके, उसने पुट कर दिया। अब देखो ये कैसे इसकी लोकेशन बताएगा। सोच के देखो दोस्त, अगर इस ऑब्जर्वर को पॉइंट पी तक किसी को भेजना है, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि भाई तुम मेरे एक्स एक्सिस के हिसाब से, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 मीटर चलो, और वाई एक्सिस के हिसाब से कितना चलो, 1 मीटर चलो। एक्सिस के हिसाब से 2 मीटर और वाई एक्सिस के हिसाब से 1 मीटर। तो ऑटोमेटिकली पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट क्या हो गई, तो 2,1। और ये जो 2,1 उसने लिखा बच्चों, ये जो 2,1 इसने लिखा, ये हो गया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब तो तुम समझ गए कि पोजीशन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल की लोकेशन। पार्टिकल की लोकेशन मतलब पार्टिकल P जो है वो 2,1 पे है, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले 2 के लॉन्ग चलना, x के लॉन्ग 2 मीटर चलना पड़ेगा, y के लॉन्ग 1 मीटर। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल। आ रही है बात समझ में? मान लो अगर ये पार्टिकल यहां पे होता, तब तो फिर वो सिर्फ लिख देता 2,0, मतलब पार्टिकल के लॉन्ग पार्टिकल के पास जाने के लिए सिर्फ आपको कहां जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग।
तो इस तरीके से बच्चों तुमसे कोई भी पूछे व्हाट इज पोजीशन, तो कहोगे पोजीशन इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑब्जर्वर। ये दिए गिवन विद रिस्पेक्ट टू बोलना जरूरी है भाई, क्योंकि आखिर पोजीशन निकालने के लिए आपको ऑब्जर्वर चाहिए। विदाउट ऑब्जर्वर यू कैन नॉट, विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन नॉट डिफाइन पोजीशन फॉर एनी बॉडी। बिना ऑब्जर्वर, बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्या तुम पोजीशन डिफाइन कर सकते हो? तो आंसर है एब्सोल्युटली नो। क्योंकि दोस्तों मान लो ऑब्जर्वर रहेगा तभी तो वो एक्सिस रहेगा, अगर सीधा केवल पॉइंट बना के कोई कैसे लोकेशन बताएगा? तुम खुद ही सोचो या समझो। अगर रियल लाइफ में इसको देखते हैं, अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं होते, राज्य के नाम नहीं होते, देश के नाम नहीं होते, अब तब तुमसे कोई पूछता कि वो कहां रहता है, कैन यू आंसर? आप नहीं कर पाते। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, कोई यूपी में रहता है, कोई एमपी में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है, तो ये आखिर हम लोग ये नेम दिया होगा तब ना। अगर मान लो बिहार का नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूपी का नाम होता है यूनाइटेड किंगडम, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, कोई यूनाइटेड किंगडम में रहता है। तो भाई ये तो यही बात हो गई ना कि आपने लोकेशन, हम लोग आपसी समझौता से रखते हैं, बिना लोकेशन, बिना नेमिंग के। तो जैसे वहां पे प्लेसेस का नेम है, यहां जस्ट लाइक प्लेसेस की कोऑर्डिनेट है। फर्क समझो, रियल लाइफ में प्लेस का नेम होता है और फिजिक्स के लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में चीजों के एड्रेस में हम लोग किस चीज को पुट करते हैं? कोऑर्डिनेट्स को। ओके, चलो देखते हैं फिर आगे। तो बात समझ में हम लोगों को आ गई है कि पोजीशन है जो लोकेशन के बारे में दोस्तों बताता है ना। और अगर लोकेशन की जानकारी नहीं होगी फिर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी वैल्यू तुम और अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। चलो अब एक बात और देखो, जैसे तुम कहोगे कि सर ठीक है रियल लाइफ में डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां पे क्या होगा? तो भाई यहां भी डायरेक्शन है। मान लो अगर ये पार्टिकल यहां के बजाय यहां पे होता, ध्यान से सुन लो भाई, ये पार्टिकल मान लो क्यू पार्टिकल यहां पे है, तो क्यू पार्टिकल अगर यहां पे है तो सीधी सी बात है, अब देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 मीटर, और मान लो ये y का हम यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ ऑब्जर्वर, इसको 1 मान लो बच्चे, और इसको -2 मान लो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता दोस्तों? 2, -2। तो बच्चों अगर कभी भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं सोचना कि नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन। मान लो यहां से ये डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस का है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव y। अगर तुमसे कोई बोल दे कि तुम्हारा दोस्त 2, -2 पे है, तो यू जस्ट हैव टू वॉक अलोंग x एक्सिस बाय 2 मीटर एंड 2 मीटर टुवर्ड्स नेगेटिव y। 2 मीटर x के लॉन्ग चलना है, 2 मीटर नेगेटिव y के लॉन्ग चलना है। तो बच्चों ये भी पता चल गया कि पोजीशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस तो समझ गए ना। चलो अब एक बात बताओ कि अब जब पोजीशन डिफाइन किया जाएगा, जब पोजीशन डिफाइन किया जाएगा तो टाइम इंस्टेंट के लिए किया जाएगा या टाइम इंटरवल के लिए किया जाएगा? सोचो, सोच के देखो क्या आता है। सोच लिया तुमने? तो ठीक है, अगर तुमने सोचा है टाइम इंस्टेंट तो यू आर राइट, क्योंकि जब कभी भी हम पोजीशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ना कि भाई वो वहां पे 8:30 पे था, वो वहां पे 4 o'clock पे था, वो वहां 6 o'clock पे था, वो वहां 13 दिसंबर को था, वो वहां पे 6 जून को था, वो वहां पे 2020 में था। मतलब पर्टिकुलर टाइम तुम मार्क करोगे। तो पोजीशन कभी भी डिफाइन की जाती है किसके लिए? टाइम इंस्टेंट के लिए। लेकिन फिजिक्स में तुम लोग स्टॉप वॉच पहनते हैं और स्टॉप वॉच में जो टाइम होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड्स के फॉर्म में होता है। तो दोस्तों यहां पे हम लोग बोलेंगे कि किसी की लोकेशन एट t = 2 सेकेंड पे, t = 3 सेकेंड पे, ठीक है ना। तो अब जो पोजीशन को जितना कुछ हमने अभी तक समझा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे अब उसके बारे में लिख रहा हूं। तो सबसे पहली बात है, पोजीशन की बात जब भी आएगी तो हम लोग इसको, अच्छा पोजीशन को डिनोट किससे करते हैं? तो पोजीशन को डिनोट करने के लिए 3 टर्म का हम लोग यूज कर सकते हैं।
क्योंकि ये क्या क्या हो गया सर, एक हो गया r, एक हो गया x, एक हो गया y। तो कब r, कब x, कब y, तो बहुत सिंपल है। अगर मान लो पार्टिकल सिर्फ x के लॉन्ग चलता तब उसके पोजीशन को x से दिखाते, पार्टिकल सिर्फ y के लॉन्ग चलता तो उसके पोजीशन को y से दिखाएंगे, और जब वो x y दोनों कोऑर्डिनेट उसके पास हो तो उस केस में पोजीशन को हम लोग किससे शो करेंगे, r से, और तब इस r का दो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई? सुनो फिर से, पोजीशन को दिखाने के लिए तीन सिंबल है, r, x एंड y। अगर पार्टिकल सिर्फ x के लॉन्ग चल रहा है तो हम लोग सिर्फ x से दिखाएंगे, और पार्टिकल अगर y के लॉन्ग चल रहा है तो y से दिखाएंगे, और अगर x y दोनों में चल रहा है तब r से दिखाएंगे। बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब इसको लिखते हैं। तो सबसे पहली बात, पोजीशन के बारे में क्या लिखेंगे, इट गिव्स द कंप्लीट information, it gives the complete information about location, लगता है ये थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है, about location of particle। ठीक है, it gives the complete information about location of particle, ओके। और उसके बाद it is defined for time instant। दोस्तों इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम इंस्टेंट के लिए। किसके लिए बच्चों? टाइम इंस्टेंट के लिए। माइंड यू, याद रखना है बच्चों, टाइम इंस्टेंट के लिए। ठीक है ना। एक चीज और मैं लिख देता हूं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये मान लो ओरिजिन पे भी हो सकता है तो पोजीशन क्या हो गया, जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात और, यहां प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन से है। अगर तुमसे कोई पूछे, आपको ना कोई भी गलतफहमी में मत नहीं रहना चाहिए। मान लो एक पार्टिकल की पोजीशन है x इक्वल टू -6 और दूसरे पार्टिकल की पोजीशन है x इक्वल टू 2, तो आपसे पूछे किसकी पोजीशन ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है 2 ग्रेटर होता है -6 से। बट यहां पे बच्चों ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 का मतलब हुआ कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और -6 का मतलब हुआ वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। अगर देखा जाए कौन बड़ा है तो बड़ा ये -6 है। बस ये हुआ कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में 6 मीटर पे है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पे है। जैसे खुद सोचो, रियल लाइफ में अगर कोई तुम्हारा दोस्त नॉर्थ में 2 मीटर पे हो और कोई दोस्त तुम्हारा साउथ में 6 मीटर पे हो, तुमसे कोई पूछे कौन सा दोस्त ज्यादा दूर है तुमसे, कौन सा फ्रेंड तुम्हारा तुमसे दूर है, तो क्या तुम नॉर्थ साउथ में सोचोगे? तुम तो ये सोचोगे कि उस तक नॉर्थ वाले तक पहुंचने के लिए वी हैव टू कवर ओनली 2 मीटर एंड साउथ वाले तक पहुंचने के लिए 6 मीटर। तो यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंस किसके साथ है? डायरेक्शन के साथ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ये हमेशा मैं फिर रिवाइंड कर रहा हूं कि पोजीशन हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे डिटेल में। हालांकि मैं अभी भी डिटेल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अलग से भी मोशन में आप पढ़ोगे इसको। ओके बच्चों, तो ये पूरा राइट डाउन करो ढंग से चीजों को जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, जल्दी से राइट डाउन करो। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म है अपना डिस्प्लेसमेंट, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन, लेकिन आज से हम लोग क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी मीडियम वाले भी अब जो है हिंदी में विस्थापन नहीं बोलना है, आज से क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा जरूर होगा। आपको यह बताया गया होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ को, शॉर्टेस्ट दो, जैसे मान लो ये कोई जर्नी हुई है ना, तो मान लो ए से चल के बी पे पहुंच गए। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। ये जो तुम्हें 9th में बताया गया है उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, और फिर यहां हम लोग क्या सीखेंगे वो मैं बताऊंगा। तो मान लो तुम ए से चल के बी पे पहुंचे, ये आपके रोड का मैप है। तो रोड तो जानते ही हो, रोड कहीं भी होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है,
बहुत सारे कारणों की वजह से रोड जो होती है वो कर्व्ड होती है, तो जैसा रोड होगा आपको वैसे ही चलना होगा। तो आप ए से बी तक इस तरीके से चल के पहुंच गए। अगर आपसे कोई बोलता है कि ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देखो तुम्हें ये बताए होंगे तुम्हारे टीचर 9th 10th में कि ए और बी के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसको ज्वाइन कर दो। मतलब मान लो कि अगर ये टोटल 50 मीटर आ रहा है सपोज, तो लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 50 मीटर। और ये बात भी सही है, गलत नहीं है। हालांकि हम लोग यहां एक दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन दूसरा होने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो पहले पढ़ा है दैट इज रॉन्ग, वो भी करेक्ट है। लेकिन अब हम लोग अपना थोड़ा ना वर्जन चेंज करेंगे, अपना तरीका चेंज करेंगे। लेकिन आपने सही पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर रोड मान लो ऐसी ही होती तो डिस्प्लेसमेंट होता आपका 50, लेकिन रोड ऐसी भी है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 50 ही होगा। तो फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या होगा, तो ये जो रोड की एक्चुअल लंबाई है, यथार्थ में, सच्चाई में, एक्चुअल में जो आपने ए से बी तक की दूरी कवर की है, और लेट अस अज्यूम कि अगर ये 200 मीटर है, तो तुम्हारा जो ये 200 मीटर होगा वो होगा डिस्टेंस। अब दो टर्म समझो, एक है डिस्प्लेसमेंट और एक दूसरा टर्म क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ की लंबाई होती है, सचमुच में आपने कितने रास्ते को कवर किया है वो होता है डिस्टेंस, जो कि एक्चुअल पाथ पे लंबाई होती है। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट को बोलते हैं। ये हम लोग पहले सीखे थे, आज एक नया चीज सीखेंगे, अभी मैं बताऊंगा। एक चीज और समझो, मान लो कोई बंदा ए से बी गया ऐसे, और वापस फिर बी से ए आ गया। सुनो बात को, ए टू बी गया और बी से वापस ए आ गया। तो कोई पूछता है कि इस पूरी जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो व्हाट विल बी योर आंसर, ए से बी एंड वापस ए, दैट मींस कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0। भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया तुम्हारा 0, क्योंकि तुम यहां से गए और वापस यहीं आ गए, तो तुमने तो वर्चुअली कोई डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी हुई नहीं, आप जहां से गए वहीं पहुंच गए। लेकिन अगर तब भी कोई पूछे डिस्टेंस कितना हुआ, तो बच्चों डिस्टेंस हमेशा ऐड होता चला जाता है। अगर 200 मीटर तुम ट्रेवल करके गए हो और वापस 200 मीटर आए हो, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा 400 मीटर। ओके, अब जस्ट सोच के बताओ, बहुत सिली क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अब ये बताओ कि जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल जो खर्च होता है, पेट्रोल की जो एक्सपेंडिचर होती है, वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से होती है या डिस्टेंस के हिसाब से होती है? सोच के देखो, सोच लिया तुमने? चलो, मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों ने सोच लिया और तुम लोगों ने सही सोचा होगा, ऐसा मैं सोचता हूं, पता नहीं, वो तो तुम जानते हो क्या हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो पेट्रोल खर्च ही नहीं होना चाहिए जाने आने में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। बट क्या ऐसा होता है कि हम लोग कहीं मोटरसाइकिल या बाइक लेके गए, जाते समय टंकी खाली हो गई और आते समय टंकी भर जाए, ऐसा हुआ है क्या? तो इसका मतलब अपने को समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस है वो उसके हिसाब से आपका पेट्रोल का कंजम्पशन होता है। चलो, ये तो बात ऐसी हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग 2 डेफिनेशन बनाते हैं, एक तुम्हारा वाला और एक नया सीखेंगे। नया क्या बोलता है? नया ये बोलता है, जो हम लोगों को सीखना है, मान लो ए जब है, अब ये मान लो रेफरेंस फ्रेम है, अब ये पॉइंट ए है, तो ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा और बी का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो ए का जो पोजीशन होगा उसको आर आई बोल दो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो आर आई से बताएंगे, आई फॉर इनिशियल। और बी के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलेंगे आर एफ। तो बी के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर एफ। ओके, तो देखते हैं फिर। तो ए के पोजीशन को आर आई बोलेंगे दोस्तों, और बी के पोजीशन को क्या बोलेंगे, आर एफ। तो सीधी सी बात है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो अब हम लोग क्या एक नया डेफिनेशन बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
यानी डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज चेंज इन पोजीशन। क्या होगा तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन। मतलब जब कभी भी, अब तुम कहोगे कि कैसे सर हमारा वो शॉर्टेस्ट पाथ और ये दोनों कैसे सेम है, तो दोस्तों इसको मैं प्रूव करूंगा मोशन वाले चैप्टर में, क्योंकि जब तक तुम वेक्टर नहीं पढ़ोगे तब तक मैं दोनों चीज को प्रूव नहीं कर सकता एक साथ, क्योंकि तुम समझोगे नहीं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ इसमें बनाना पड़ेगा मेरे को। लेकिन आप ये समझ लो कि हम दोनों, तुम्हारा 9th वाला कॉन्सेप्ट की शॉर्टेस्ट पाथ, या हम लोग जो यहां बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों चीजें क्या है? सेम। ओके, तो आज से आप ये बोलोगे, मैं इसको पहले रब कर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद तुमको डिटेल में ये थोड़ा मैं समझाता हूं। तो जैसे देखो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, लिखना कुछ बात, इसमें से लिखने वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको समझने के लिए इतना चीज बताया। मैं एक सिंपल एक्स एक्सिस के लॉन्ग काम करके आपको दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ जाओ। तो दोस्तों हम लोग यहां पे जो है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, सो देखो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेंगे, इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल during its journey। तो दोस्तों इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी, इसके जर्नी के दरमियान पार्टिकल के पोजीशन में चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दैट्स वाई देखो इसको हम लोग डेल्टा आर या डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई, या अगर छोटा हो बड़ा बड़ा डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा डेल्टा, या हम लोग डी आर भी लिख सकते हैं, डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई भी लिख सकते हैं। देखो डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी, पार्टिकल के यात्रा में जो पोजीशन में बदलाव आता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी अपने को लिखना होगा तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब भी अपने को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, या फिर ऐसे बोल दो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल चल रहा है तो लिखेंगे एक्स एफ माइनस एक्स आई, वाई के लॉन्ग चलता तो डेल्टा वाई बराबर लिखते वाई एफ माइनस वाई आई, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे डी एक्स तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। dy लिखा रहेगा बच्चों तो क्या बोलेंगे, सोचो, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। dr लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन x एंड y। r का यूज तब करते हैं जब वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में चलता है, और बीच वाली जगह को बच्चों आगे चल के मैं बताऊंगा उसको प्लेन बोलते हैं। ध्यान से सुनो, y एक्सिस और x एक्सिस इनके बीच के उस एरिया को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अभी हम लोग आगे लिखेंगे, उसमें ऐसे इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और इसके बारे में क्या बोलोगे? अब तुमसे कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम इंस्टेंट के लिए होता है या इंटरवल के लिए, सोच के देखो, इंस्टेंट के लिए होगा या इंटरवल के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये अगर दो पोजीशन की बात हो रही है तो दो इंस्टेंट की बात हो रही है, दो इंस्टेंट के बीच की बात हो रही है। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने 1 घंटे में ये जर्नी पूरा किया, मतलब 10 बजे चले 11 बजे पहुंच गए, तो 10 से 11 के बीच में। तो ये किसके लिए डिफाइन होगा? इंटरवल के लिए। पोजीशन होता था इंस्टेंट के लिए, लेकिन दो पोजीशन के बीच की जो जर्नी है वो किसके लिए होगा?
इंटरवल के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। ध्यान से सुन लो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट किस बात पे डिपेंड करते, किसके लिए डिफाइन करते हैं? टाइम इंटरवल के लिए। किसके लिए दोस्तों? टाइम इंटरवल के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं नेक्स्ट बोर्ड पे, इसको पहले लिख लो फिर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक पॉइंट अपने को और ये समझना होगा कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ, रादर it depends only on initial and final position। या ध्यान देते हैं यहां पे कि ये आपका डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो ये आप ए पे हो और बी पे गए, अब तुम स्ट्रेट चले जाओ, ऐसे ऐसे घूम के जाओ, वैसे वैसे घूम के जाओ, डज नॉट मैटर। तीनों ही केस में 1 2 3 अगर तीनों ही केस में पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम इन all 3 cases। ठीक है ना? इन तीनों ही केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? सेम। चाहे 1 से जाओ, 2 से जाओ या 3 से जाओ, डज नॉट मैटर। ओके बच्चों, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो निर्भर करता है आप कहां से चल के कहां पहुंचे हो। आखिर इन तीनों रास्तों में अल्टीमेटली तुम ए से चल के कहां पहुंचे? बी पे ही तो पहुंचे। ठीक है, लिख लिया आपने? समझ गए? चलो अगला टर्म, छोटा सा टर्म है। कौन सा है भाई? डिस्टेंस। क्या नाम है इसका? डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है इसको एस से डिनोट करते हैं। अब डिस्टेंस के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, जरा समझते हैं डिस्टेंस के बारे में क्या बोलेंगे। तो डिस्टेंस जो है इसके बारे में लिखेंगे इट इज एक्चुअल, है ना, सचमुच में, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। देखो सचमुच में जो ये रास्ते की लंबाई है ना, उस लेंथ को शेप ऑफ पाथ का मतलब यहां तुम समझ गए थे ना, रास्ते का आकार ये यहां पे है। लेकिन यहां पे क्या है कि जो रास्ते का जो टोटल लेंथ होगा उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ। इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात नहीं है, सचमुच आपने कौन से रास्ते को अपनाया है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसको, उसके आधार पे हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस को। और एक बात और सुन लो, अगर कोई पूछे कि इसको किसके लिए डिफाइन करोगे, टाइम इंस्टेंट के लिए या टाइम इंटरवल के लिए, तो इसका जवाब होगा इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे टाइम इंटरवल के लिए, क्योंकि डिस्टेंस भी जो कवर किया जाता है दो टाइम के बीच में। तो हम लोग लिखेंगे इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। ये किसके लिए डिफाइन होगा बच्चों? टाइम इंटरवल के लिए। जैसे ये भी टाइम इंटरवल के लिए हुआ था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, और ये भी टाइम इंटरवल के लिए ही डिफाइन करेंगे। एक बात और, जैसा कि हमने लिखा कि ये पाथ के आकार पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस के बारे में हम लोग बोलेंगे कि पाथ के शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं it depends on
शेप ऑफ पाथ। देखो इन तीनों रास्तों से तुम पहुंच तो रहे हो ए से बी तक, तो तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस तीनों ही केस में क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि डिस्टेंस रास्ते के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो ये आपका है डिस्टेंस। अब मैं इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल करवाता हूं, जिससे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ताकि तुम्हें आगे दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो और मैं इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज बताता हूं। अब दोस्तों हम लोग अब एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सबको सीखेंगे। अब देखो मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। मैंने ये ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस, ध्यान से देखते रहना। ये कर दिया एक्स एक्सिस ड्रॉ। मान लो यहां पे ओरिजिन है, मतलब x इक्वल टू 0, फिर ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। इधर आ जाओ, तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस साइड आपका नेगेटिव है। ये -1 है, -2 है, -3 है एंड -4 है। इस तरीके से इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मान लो कोई कार जो कि x इक्वल टू 0 पे है। जब तुमने देखना शुरू किया तो उस समय वो कहां पे था, x इक्वल टू 0, तो टाइम भी कितना हो गया, t इक्वल टू 0। ध्यान से सुन लो, हालांकि ये जरूरी नहीं है, फिर से सुन लो मेरी बात, कि जब आप देखना शुरू करो तो यही होगा, ये भी दिमाग में गलतफहमी नहीं रखनी है अपने को। और मैं तो जानबूझ के ऐसा करता हूं कि आपके लिए एक एग्जाम्पल बना ही देता हूं, क्योंकि ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि t इक्वल टू 0 का मतलब पार्टिकल x इक्वल टू 0 कहीं भी हो सकता है भाई। तो जब मैंने आंख खोला, मैं कौन, ऑब्जर्वर, जब हमने इसको देखा तो उस समय टाइम हो रहा था t इक्वल टू 0। ये कहां पे था दोस्तों, 1 मीटर पे, +1 +2 +3 +4 +5। अब ये यहां पे मूव कर रहा था, क्या कर रहा था दोस्तों, मूव कर रहा था t इक्वल टू 0 पे। फिर टाइम बीतता गया, ये चलता गया, चलते 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 ये 4 मीटर तक गया। ठीक, अब घड़ी में टाइम भी बढ़ रहा होगा, तो टाइम मान लो, टाइम हो चुका है 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड हो चुके, तो 0 से 6 सेकेंड यहां पे पहुंचा। फिर क्या हुआ कि ये वापस मुड़ गया यहां से और चलता गया, यहां तक पहुंच गया। जब ये यहां पहुंच गया, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब ये वापस मुड़ गया तो टाइम भी घटने लगा होगा। अरे भाई, टाइम तो हमेशा बढ़ता है। एक बार घड़ी तुम्हारी शुरू हो गई, तुम आगे जाओ पीछे आओ, क्या टाइम घटने लगेगा? तो टाइम बढ़ता रहेगा। टाइम बढ़ते बढ़ते जब वो -2 पे पहुंचा तो उस समय घड़ी में जो बज रहा था वो बज रहा था 14 सेकेंड्स, t इक्वल टू 14 सेकेंड्स, t इक्वल टू 6 सेकेंड, t इक्वल टू 0। और यहां पे आके मैंने जर्नी को देखना बंद कर दिया। अब सोचते हैं क्या क्या मेरे से पूछा जा सकता है, इसी से क्लियर होगा आपको, और यही से आपको पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ क्लियर होगा। कोई पूछेगा व्हाट इज पोजीशन एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब देखो पोजीशन की बात की जा रही है, तो एक टाइम दिया गया 6 सेकेंड, घड़ी में 6 बज रहा था स्टॉप वॉच में, तो 6 सेकेंड पे अपने को नजर आया कि ये 4 मीटर पे है, तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, 4 मीटर +4। तो सीधी बात है, आंसर बोलो बच्चों, तो आंसर हो गया, अभी देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 4।
+4 बोल दोगे तो डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। समझ गए? पोजीशन पूछा, देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन करके देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, फिर तुमसे पूछा गया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या एक टाइम पे पूछा जाएगा? तो जवाब है एब्सोल्युटली नो। डिस्प्लेसमेंट अपने को 2 टाइम पे पूछा जाता है, यानी इंटरवल में पूछा जाता है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। 0 से 6 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सोच के देखो, 0 से 6 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो भाई आज सिखाया गया कि डिस्प्लेसमेंट, तो चूंकि x के लॉन्ग चल रहा तो डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x से लिखोगे। किससे लिखोगे? डेल्टा x। और डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा? xf माइनस xi। अच्छा, ये मैं b बाई डब्ल्यू लिखा ना, कुछ लोगों को बता दूं, ये सिंबल जब भी मैं लिखूं b बाई डब्ल्यू तो इसका मतलब समझना बिटवीन, के बीच में। क्या समझोगे इसका मतलब? बिटवीन। तो देखो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है जो अब हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो देखो, 0 हो गया इनिशियल, 6 हो गया फाइनल। तो 0 बजे कहां पे था? तो 0 बजे देखो वो 1 पे था। तो देखो इसका आंसर, ध्यान से समझना भाई। तो xi कितना हो गया? तो xi यानी 0 बजे कहां पे हो गया? 1 मीटर पे, +1 पे। और 6 बजे कहां पे है वो? तो 6 बजे कहां पे है भाई? 6 बजे देख लो, 6 बजे आपका कहां पे है? 4 पे। तो xf हो गया 6, सॉरी xf हो गया +4। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फाइनल पोजीशन हो गया 4, इनिशियल हो गया 1, सब्ट्रैक्टिंग दीज टू यू विल गेट 3 मीटर्स। देखो बच्चों कितना आराम से सॉल्व हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनल, बस ये बेसिक चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया दूसरा क्वेश्चन। फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा व्हाट इज डिस्टेंस। अब देखो भाई, बात किसकी हो रही है? डिस्टेंस की। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो भैया ऐसा है कि जब ये 0 से 6 के बीच में सीधा ही जा रहा है, तो सीधी सी बात है 0 से 6 के बीच में ये सीधा गया, कोई टेढ़ा बेढ़ा नहीं गया, तो रास्ते की लंबाई तो यहां से यहां तक की होगी। तो तुम खुद सोचो, 1 मीटर से 4 मीटर के बीच में ये कितनी लंबाई हो गई? तो देखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया है वही डिस्टेंस आएगा। तो ये संयोग की बात है कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है। तो आंसर हो गया दोस्तों, पाथ की लंबाई जो होगी डिस्टेंस, वो रास्ते की लंबाई से ही हम लोग देखेंगे कितना हो गया? 3 मीटर। आई बात समझ में? तो देखो, बस मैं ये क्वेश्चंस कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो आप डायग्राम बना लो, इन तीनों क्वेश्चंस को लिख लो, मैं क्वेश्चंस को रब कर दूंगा और 2 क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो जल्दी से आप 1 2 3 तीनों क्वेश्चन को लिख लो, राइट डाउन कर लो। लिख लिया? 1 2 3 को लिख लिया आपने? चलो, तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे? रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? लिखने के लिए वीडियो को ना पॉज कर लो, पॉज वाला बटन है उसको दबाओ, तुमको तो पता ही है मोबाइल के बारे में, और वहां के बाद आप लिख लो। लिख लिया आपने? चलो ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया बच्चों,
पोजीशन तो बहुत आराम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आया वो क्या आया, सो देखो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 6 सेकेंड टू t इक्वल टू 14 सेकेंड। भाई जरा देखो ध्यान से, 6 सेकेंड और 15 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का तो बहुत सीधा हिसाब किताब है ना, 6 और 14 के बीच में पूछ रहा है, तो आंसर इतना इजीली हम लोग लिख सकते हैं। तो जब दो टाइम इंस्टेंट दिया हुआ है तो 6 से 14, तो ये इनिशियल का रोल प्ले करेगा, प्रारंभिक, और ये किसका रोल प्ले करेगा, फाइनल का। तो आप इनिशियली देखो 6 o'clock पे जब 6 सेकेंड बज रहा था तो उसमें इसकी पोजीशन क्या थी, तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो ये 4 मीटर पे था, वो भी प्लस। मीटर इसका यूनिट ले लेते हैं, यूनिट आगे चल के लोग यूनिट डायमेंशन भी पढ़ेंगे। और फाइनली ये कहां पे था, 14 सेकेंड इसका फाइनल है, तो 14 सेकेंड पे कहां पे था, ध्यान दो, देखो -2 है भाई, -2 का मतलब समझ गए ना, एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो फाइनल था आपका, तो XF की वैल्यू हो गई -2। तो आपको X इनिशियल है, X फाइनल है, तो आप सीधी सी बात देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, XF माइनस XI। तो XF की जगह क्या लिखोगे दोस्तों, साइन के साथ लिखना है -2। XI की जगह क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, XI की जगह क्या लिखोगे, XI की जगह लिखोगे 4 +4। देखो XI कितना है, +4, तो +4, तो -2, ये माइनस को माइनस कर देगा, तो -2 -4, दोस्तों ये निकल के आया -6 मीटर। तो -6 मीटर का मतलब समझे, तुम खुद सोचो, माइनस का मतलब है उस साइड जाना। तो आखिर तुम देखो 6 सेकेंड से 14 सेकेंड के बीच ये पार्टिकल इधर ही तो जा रहा है, और इधर जाने का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग जा रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है। और टोटल कितना गया, 6 मीटर, तो तुम देख भी लो 4 मीटर में तो ये 0 पे पहुंचेगा, और 0 से 2 मीटर और चलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 6। क्लियर है दोस्तों। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना होगा, लास्ट देखते हैं ताकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट for t equal to 0 to t equal to 14 सेकेंड, मतलब पूरे जर्नी की बात हो गई। 0 से इधर गया, फिर यहां पे पहुंचा, तो 0 से 14 के बीच आपको पूरा डिस्टेंस बताना है कितना कवर किया, और ये भी बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये अभी आप सॉल्व करके देखो, पहले लिख लो इसको और फिर 3 मिनट्स का टाइम लो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। जल्दी से देखो क्या आंसर आता है दोस्तों, देखो क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व कर लिया आपने, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है, लिख लो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो जल्दी से। 3 मिनट हो गए, ओके। तुम सोचते हुए 3 मिनट तो हुआ नहीं, अरे भाई तुमने पॉज करके देख लिया होगा, ठीक है। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहां बात की जा रही है दोस्तों, पहले हम लोग ना डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ये बहुत आसान होता है हमारे लिए। तो इस बार कहां से कहां की बात की जा रही है, ध्यान से सुनो। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 14, तो t इक्वल टू 0 हो गया आपका इनिशियल, और t इक्वल टू 14 आपका क्या हो गया, फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं।
तो t इक्वल टू 0 पे कहां पे था ये? +1 पे। तो सीधी सी बात है भाई, xi हो गया +1। t इक्वल टू 14 पे कहां पे था? -2 पे। तो xf हो गया -2 14 सेकेंड में -2। तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आराम से आ गया, डेल्टा x इक्वल टू xf माइनस xi -2 -1, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस लगने से इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। भाई नहीं समझ में आया? ये +1 हुआ ना, ये माइनस, ये हो गया कितना? -3 मीटर। सोचो कितना आराम से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, क्योंकि तुम कहोगे सर इधर भी गया फिर वहां से लौटा। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट को मतलब ही नहीं है कि तुम कहां गए क्या किए, मेरे को मतलब है कि 0 बजे तुम 1 मीटर पे थे और 14 बजे तुम कहां पे थे? -2। तो बीच में तुम कहां गए उससे हमको क्या मतलब है? मैं तो बोल ही रहा हूं बार बार, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इस बात से मतलब है कि तुमने कहां से जर्नी शुरू की और कहां जर्नी तुम्हारी खत्म हुई। तो तुमने 1 से शुरू किया, -2 पे खत्म किया, तो -2 माइनस +1, तो ये -3 आ गया। हाँ, अब जो कहता है किसी टाइम के लिए आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए भाई, किसके लिए? डिस्टेंस के लिए आपको पूरा इस पाथ के लेंथ को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ये पूरा रास्ते की लंबाई, पूरा 0 से 14 का मतलब है यहां से यहां तक। तो 0 से पहले कहां गया? 6 सेकेंड्स। तो पहले देखो कितना हुआ, 1 से 4 गया, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत करना। 1 से 4 गया तो कितने मीटर्स हो गए? 1 2 3 मीटर गया। और फिर 4 से कहां तक आया ये? -2 तक। तो देखो 4 से -2 तक में कितना मीटर हो गया? तो 3 मीटर ये यहां से यहां गया। अब 4 से -2 का मतलब हो गया कि देखो 4 मीटर पीछे आया होगा तो 0 पे पहुंचा होगा, और 2 मीटर चला होगा तो -2 पे। तो टोटल डिस्टेंस की बात अगर करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो 3 +6 9 मीटर होगा। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखो। डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल में उसने कितना रास्ता लंबा तय किया है। तो पहले कहा गया 1 से 4, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 3 मीटर आगे गया, फिर 4 मीटर पीछे आया होगा तो यहां पहुंचा होगा, तो 3 यानी 3 और 4 7 7 हो गया, और 2 मीटर और 1 2, तो टोटल कितने हो गए? 9, यानी 3 आगे 4 पीछे, 3 4 7 और 2 यहां पे, तो 3 और 6 मैंने सीधा ऐड कर दी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये 9 मीटर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा बच्चों तो आप उसको कहीं पे भी दिक्कत होगी तो आप हमको व्हाट्सएप करना, मैं आपको आंसर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये बस अब ये 1-2 टर्म और बचा है, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको अगले वीडियो में कल तो आपको सैटरडे को ये मिलेगा आपको, और फिर हम लोग संडे छुट्टी रहती है अपनी, तो मंडे को हम लोग उन 2-3 टर्म से उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा, और उस दिन आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस का जो हिस्सा है वो हम लोग उस दिन स्टार्ट करेंगे। ओके, और तब तक रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना? ओके।